नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। यहाँ हम आपके लिए 10,000 जीएस प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, जिसमें 3 वीडियो हमारे पहले ही अपलोड हो चुके हैं। उसी श्रृंखला का ये चौथा भाग है, जिसमें हम इतिहास के कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। इसके साथ ही बातें भी बहुत सारी करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसमें आपको जानकारी लगे कि हाँ कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल रही हैं, तो आप हमारे लिए, इस चैनल के लिए, अपने चैनल के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सभी को ज्ञान का लाभ मिले। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं भी यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, आपके तक इन बातों को पहुँचा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो ज्ञान मुझे मिल रहा है इस पीडीएफ से, इस कागज़ से, इन प्रश्नों से, वो मैं आपके साथ बांटूंगी तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा। निश्चित रूप से ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। बहमनी राज्य के विघटन के विषय में हमने डिस्कस कर लिया था, हमारे पिछले भाग का यही अंतिम प्रश्न था। आज हम शुरू करते हैं इस प्रश्न से, जहाँ है मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था। देखिए, मध्यकाल में विवाह कर जो था ये विजयनगर राज्य में लिया जाता था, और सारे विवाहों के अलावा अगर कोई विधवा पुनर्विवाह करती थी तो उस पर ये कर नहीं लगाया जाता था। तो मध्यकाल में विवाह कर कौन से राज्य में था? विजयनगर राज्य में। और कौन सा विवाह इससे मुक्त था? विधवा पुनर्विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? ठीक है, तो प्राचीन भारतीय चिकित्सक जो थे चरक, वो किसके दरबार में थे? वो थे कनिष्क के दरबार में। कनिष्क के विषय में आप जानते हैं, कनिष्क एक बहुत ही महान राजा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे। इनकी राजधानी पुरुषपुर थी, और साथ ही साथ कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी, द्वितीय राजधानी थी, वो थी मथुरा। ठीक है, तो इनके दरबार में बहुत सारे महान विद्वान भी थे, जिनमें से एक थे प्रसिद्ध चिकित्सक चरक। चरक के अलावा कुछ और भी महान विद्वान इनके दरबार में थे, जैसे कि अश्वघोष जो कि एक बौद्ध कवि थे। माथर थे जो एक राजनीतिक थे। साथ ही साथ अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना भी की थी। इसके अलावा वसुमित्र थे। वसुमित्र के बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने महाविभास सूत्र की रचना की थी। महाविभास, और ये महाविभास सूत्र जो है ना, ये इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ अश्वमित्र, अश्वघोष, ऐसे बहुत सारे विद्वान इनके दरबार में थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के तहत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो ये देखभाल करता था सैनिक विभाग की। सैनिक विभाग की देखभाल करने वाले जो ऑफिसर, जो अधिकारी नियुक्त होते थे, इसे हम मीर बख्शी कहते थे। ये मीर बख्शी सैन्य विभाग की देखभाल किया करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? लॉर्ड क्लाइव के बारे में आप जानते हैं, द्वैत शासन का जनक भी इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत में। तो बंगाल में द्वैत शासन का जनक इन्हें कहा जाता है। तो त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? यहाँ पर रक्षा की थी क्लाइव ने मोहम्मद अली की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? तो ये उपाधि दी गई है इंद्र को। आप जानते हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो सबसे प्रमुख जो देवता थे वो इंद्र थे। इनकी पूजा लोग भौतिक सुखों के लिए, अच्छे जीवन के लिए किया करते थे, तो इन्हें ही ये उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न हमारा है कि यम द्वारा नचिकेता और उनके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किस में वर्णित है? ये वर्णित है कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद में नचिकेता और यम की कहानी का वर्णन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? देखिए, कौटिल्य जो थे वो तक्षशिला के थे, और कौटिल्य तक्षशिला के ही आचार्य भी थे। कौटिल्य के बारे में आप जानते हैं, इनका दूसरा नाम चाणक्य है। चाणक्य नाम पढ़ने के पीछे भी एक फैक्ट है। ये
चाणक्य के शिष्य थे, गुरु चाणक्य के शिष्य थे ये, और इसीलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी, जो कि मौर्य काल के बारे में जानकारी लेने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तक्षशिला के आचार्य तो ये थे ही, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी थे। और आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जो पृष्ठभूमि तैयार की थी वो चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने ही तैयार की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? देखिए, कौमुदी महोत्सव जो है ये मूल रूप से एक उत्सव है, ठीक है। प्राचीन भारत में मनाया जाने वाला ये एक उत्सव था, एक महोत्सव था। साथ में ये एक नाटक भी है। तो इसकी जो रचना की है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने की है। इसका जो हिंदी में इसका संस्करण है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कलहन की इसका मैंने उत्तर नहीं बताया आपको। ये वर्णन करती है चंद्रगुप्त की उपलब्धियों का, ठीक है। चंद्रगुप्त की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करती है। अगला हमारा प्रश्न है कि कलहन की राज तरंगिनी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो आपको बता दें कि कलहन की राज तरंगिनी जो है वो पहला ऐसा ग्रंथ है जिसे हम ऐतिहासिक स्रोत कह सकते हैं। इसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन है और इन राजाओं में जो अंतिम राजा का वर्णन है वो है जयसिंह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन का मकबरा स्थित है लाहौर में। अगला प्रश्न है, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? रजिया सुल्तान की असफलता, रजिया सुल्तान जो कि भारत की पहली महिला शासक थी, उनकी असफलता का मूल कारण अगर हम देखें तो जो तुर्क अमीर थे उनका षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा, उनके अपने ही तुर्क अमीरों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जिसका वो शिकार बनी। यही इनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द को हटा दिया? देखिए, ये सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपने सिक्के से खलीफा शब्द को हटा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? ये था मनुची। मनुची के बारे में आपको बता दूं कि ये इटली का यात्री था और इटली के यात्री होने के साथ साथ ये एक बहुत ही महान आप कह सकते हैं कि लेखक भी था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? उत्तर है रज़्मनामा में। देखिए, रज़्मनामा जो है ये रामायण का अनुवाद है। इसको कराया था अकबर ने, यानी कि दसवंत जो थे और दसावन के नाम से इनके बारे में प्रश्न अक्सर हमारे सामने आते हैं। ये किसके काल में थे? ये अकबर के काल में चित्रकार थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सबसे पहले किसने दिया था? इस विचार को सबसे पहले दिया था महात्मा बुद्ध ने। और महात्मा बुद्ध के बारे में तो कुछ विशेष बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो एकदम इतने प्रचलित हैं, इतने प्रसिद्ध हैं। और आपको बता दूं कि भारत में पहला व्यक्ति जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली वो यही थे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिनके चलाए हुए बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मृगदाब यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से, धम्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो देखिए, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बांकी ने, ठीक है। मीर बांकी के बारे में आपको बताऊं क्योंकि बाबरी मस्जिद बहुत ही चर्चित नाम है और आज के समय में हमारे देश में सांप्रदायिक जितने भी मसले हैं उनके जड़ में कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद का नाम लिया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसका निर्माण कराया था मीर बांकी ने। अब ये जान लीजिए कि ये मीर बांकी कौन थे। तो जब 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने अपनी सत्ता भारत में स्थापित की, मुगल साम्राज्य को स्थापित किया, तो इनका सेनापति था मीर बांकी। इसको अवध का गवर्नर बना दिया था बाबर ने। इसने ही बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में करवाया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? इसका सही उत्तर है भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि अकबर के समय में टोडरमल थे,
ठीक है। और टोडरमल ने जब्ती प्रणाली शुरू की थी। 10 साल का सर्वेक्षण और उसके आधार पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तालुकाओं में अलग फसल के लिए अलग कर की दर निर्धारित करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया था और यही कारण है कि इन्हें इस योगदान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे 10,000 प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है। इसमें हम अभी इतिहास को कवर कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सुपरहिट सेट हमारा साइंस का भी अपलोड हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है आपके लिए। साथ ही साथ डेली के करंट अफेयर हम डाल ही रहे हैं, उन करंट अफेयर्स के साथ भी बने रहिए। देखिए, करंट अफेयर आपको बहुत जगह से मिलते होंगे, मैं जानती हूँ, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स मिलते नहीं है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिनमें करंट अफेयर्स और वन लाइनर्स होते हैं। लेकिन हम जो करंट अफेयर आपके लिए लाते हैं ना, वो ऐसे ऐसे प्रश्न हम आपके लिए निकाल के लाते हैं, उन प्रश्नों से संबंधित ऐसे तथ्य लाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप ये तब जानेंगे ना, तब इस बात पे आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा जब आप कोई एक परीक्षा हमारे करंट अफेयर और हमारे वीडियोस को पढ़ने के बाद से, हमें फॉलो करने के बाद से किसी एक परीक्षा में जब आप अपीयर होंगे और अगर आपको महसूस हो कि वाकई इन वीडियोस को फॉलो करने के बाद इस परीक्षा में मैं पहले से बहुत बेहतर कर पाया हूँ या कर पाई हूँ, तो आप इस बात को ज़रूर मानेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियोज़ पर बने रहिए, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। देखिए, जितने भी मुगल शासक थे ना, सबका मकबरा भारत में ही है, लेकिन एक जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, ये लाहौर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो ये विजय हुई थी 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय कब की थी? 712 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका सही उत्तर है उतबी। उतबी जो था वो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। देखिए, फिरदौसी भी इन्हीं के समय में थे, फिरदौसी का नाम आपने सुना होगा, तो फिरदौसी भी इन्हीं के समय में थे, लेकिन इनके दरबारी इतिहासकार ये नहीं थे। फिरदौसी फेमस है अपने शाहनामा के लिए, इनका जो दरबारी इतिहासकार था वो था उतबी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो आप जानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा थे और बहुत ही फेमस थे। इनकी राजधानी थी वातापी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? देखिए, मोहम्मद गौरी का एक दास था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, है ना। इस बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की, बल्कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला भी यही बख्तियार खिलजी था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? यानी कहने का मतलब है कि हमारी जितनी फसल हुई उसका कौन सा हिस्सा भूमि कर के रूप में लिया जाता था। तो जितना फसल हुआ, मान लीजिए हमारी फसल हुई 18 क्विंटल, तो इसके लिए हमें जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा इसका 1/6 भाग, यानी कह सकते हैं हम कि 3 क्विंटल हमें भूमि कर के रूप में पे करना था। ये सिचुएशन थी हर्ष के शासनकाल में। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? ये मिला है कालीबंगा, राजस्थान में। कालीबंगा के बारे में हमने पहले भी बात की है। ये कौन सी नदी के किनारे है? ये है घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। इसके अलावा घग्गर नदी के तट पे है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका उत्खनन किया था अमलानंद घोष ने 1951 में। बीबी लाल और वीके थापर ने इसके उत्खनन को बाद में फिर 1961 के आसपास भी कंटिन्यू किया। विश्व का पहला जुता हुआ खेत यहाँ से मिला है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। एक तरह से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा सैंधव नगर है वो कालीबंगा है। यहाँ पे तांबे के औजार, मूर्तियाँ, तौलने के बाट, बटखरे, बर्तन, आभूषण, बैलगाड़ी के खिलौने, अग्निवेदी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में शिखर का पहला उदाहरण मिलता है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान में बट गया था? तो सही उत्तर है चौथी संगति। अब आइए चौथी संगति के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। चौथी संगति कब हुई थी? ये हुई थी प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र या अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। और इस किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध राजा था। आगे बढ़ते हैं। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? इसका सही उत्तर है धर्मपाल। धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। आगे देखते हैं। गुप्त वंश का कौन सा ऐसा शासक था जो देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है, किसी तरह का स्पेशल डिमांड है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगला हमारा प्रश्न है कि लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? ये प्रचलन करवाया था सिकंदर शाह लोदी ने। सिकंदर शाह लोदी ने इस प्रचलन को करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सल्तनत काल में सदका क्या था? देखिए, सल्तनत काल में सदका क्या था? ये एक तरह का धार्मिक कर था। आज के समय में भी लोग सदका निकालते हैं धर्म के नाम पर, तो ये सल्तनत काल में एक तरह का धार्मिक कर था। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो इन्होंने उपाधि प्रदान की थी जगत गुरु की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक थे? तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल में थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो ये की थी आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इसके बाद जनवरी 1818 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिकामेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? देखिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है, इसके लेखक का नाम ऐसा माना जाता है कि इसे किसी नाविक ने लिखा था, लेकिन इसके लेखक का नाम अज्ञात है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। अरिकामेडु बंदरगाह को इसमें पेडोक नाम से संबोधित किया गया है। अब आपको ज़रा बता दूं कि अरिकामेडु कहाँ है। देखिए, तमिलनाडु के क्षेत्र में जो पुदुचेरी है, इसी पुदुचेरी में अरिकामेडु बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? सही जवाब है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का ये प्रवेश द्वार है। कौन? अलाई दरवाज़ा, जिसे किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? तो ये थी बैरम खां के हाथ में, जिसको कि अकबर खान बाबा कह के भी बुलाया करते थे। अंतिम प्रश्न है हमारा आज की वीडियो का कि अंतिम मुगल शासक कौन था? ये थे बहादुर शाह जफ़र, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भी हिस्सा लिया था, जिसके फलस्वरूप इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर जल्दी से आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस की PDF चाहिए तो ग्रुप के लिंक को हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस पर जाके ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से सारे PDF आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ही जल्दी हम टेस्ट पेपर भी लेके आपके लिए आने वाले हैं। बहुत जल्दी इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें, ताकि जब हम टेस्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तैयारी में, रिवीजन में और भी ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।